नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवंश राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पे, जिसमें हम लोग 7 लेक्चर्स तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लेक्चर 3.8 की। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ने लास्ट लेक्चर तक प्रतिरोधों के संयोजन तक पढ़ा था और उसके आगे हमने ये भी जाना था कि विद्युत वाहक बल क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या है, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और उनके मध्य संबंध। आज दोस्तों हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इस पे सिंगल स्टार बना रहा हूं क्योंकि सिंगल स्टार का मतलब भी आप समझ रहे हैं, जितने ज्यादा स्टार मतलब वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ही स्टार बना हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी बता दूं। लेकिन हाँ दोस्तों, कई बार न्यूमेरिकल में आपको इस कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें जरूरी है। केवल इसलिए नहीं कि ये थ्योरी में आएगा, थ्योरी में वैसे आता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पर्पस से ये टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग प्रतिरोधों को दो या दो से ज्यादा प्रतिरोधों को जोड़ते हैं किसी परिपथ में, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। वैसे ही अगर हम लोग दो या दो से ज्यादा सेलों को जोड़ेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे सेलों का संयोजन। ठीक है, गुड। देखिए अब यहां पे जैसे प्रतिरोध का संयोजन हम लोग दो प्रकार से कर सकते थे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जैसा ही यहां पर भी होता है। सेलों का संयोजन दो प्रकार का होगा, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे प्रतिरोधों को जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, दो से ज्यादा जितने भी प्रतिरोध होते हैं सब एक लाइन में जुड़े होते हैं। यहां भी देखिए कुछ ऐसा ही मामला है। ठीक है, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके आगे तीसरी सेल होगी। और दोस्तों देखिए यहां मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है यहां तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, ऐसे करके कई अनंत सेल भी हो सकती है। ठीक है, हालांकि अनंत सेल लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट इवन देन यहां पे मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है, मतलब कि ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 50 सेल, 60 सेल, 100 कुछ भी अमाउंट में हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब मैं 100 सेल तो बनाऊंगा नहीं, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन करके बना दिया, आप समझ सकते हैं। ठीक, चलिए, लेकिन दोस्तों यहां पे एक बहुत खास बात है कि सभी का विद्युत वाहक बल देखिए बराबर है। पहली सेल है, इसका विद्युत वाहक बल बराबर है, दूसरी सेल है, इसका विद्युत वाहक बल भी ई है, तीसरे का विद्युत वाहक बल भी ई है, और एनवी सेल जो होगी, एन कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, 100, 70, 80, 90, है ना। तो एनवी सेल जो होगी उसका विद्युत वाहक बल भी कितना है, एन ई के बराबर है। ठीक है, सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध देखिए स्मॉल आर के बराबर है। इन सभी सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी श्रेणी क्रम में भी हम लोग सेल को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, समझिएगा। अरेंजमेंट को दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां बड़ी वाली लाइन क्या होती है, पॉजिटिव सिरा होता है, छोटी वाली लाइन मतलब ऋणात्मक सिरा। ठीक है, इसी तरह से बड़ी वाली लाइन मतलब पॉजिटिव धनात्मक सिरा और छोटी वाली लाइन मतलब ऋणात्मक सिरा। इसी तरह से ये बड़ी वाली लाइन मतलब धनात्मक सिरा और छोटी वाली लाइन मतलब ऋणात्मक सिरा। ठीक है, ये भी तो श्रेणी क्रम है, ये बिल्कुल वही है जो मैंने यहां दिखाया है, बस अंतर क्या है, यहां मैंने आंतरिक प्रतिरोध को बनाया हुआ है और यहां हम लोग आंतरिक प्रतिरोध को नहीं बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पस आंतरिक प्रतिरोध को दिखाना नहीं है, मेरा पर्पस केवल ये बताना है कि जब हम श्रेणी क्रम में दो या दो से ज्यादा सेलों को जोड़ेंगे तो सेम पोलैरिटी से सेम पोलैरिटी को आपस में मिलाएंगे या फिर अपोजिट पोलैरिटी को आपस में मिलाना होगा, या क्या क्या होगा, क्या होगा अगर हम सेम पोलैरिटी को जोड़ दें, क्या होगा अगर हम अपोजिट पोलैरिटी को जोड़ दें। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, यहां देखिए, यहां बिल्कुल ऐसा ही है, पहली सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा है, दूसरी सेल का निगेटिव टर्मिनल तीसरी सेल के पॉजिटिव से जुड़ा है, और इसी के आगे तीसरी सेल का निगेटिव चौथे के पॉजिटिव से, ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, यहां भी तो वही है, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा है, दूसरे सेल का निगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा है, और इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक, ओके, इसको बोलते हैं, जब आप इस प्रक्रिया में ऐसे सेल को जोड़ेंगे, मान लीजिए पहली वाली सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरी वाली सेल का विद्युत वाहक बल E2 है और तीसरी वाली सेल का विद्युत वाहक बल E3 है, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल E बराबर कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, ये E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा, सिंपल। क्यों, क्योंकि यहां देखिए क्या है, यहां पे सेम पोलैरिटीज नहीं जोड़ी जा रही, यहां पे अपोजिट पोलैरिटी को जोड़ रहे हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप अपोजिट पोलैरिटी को जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये सारे विद्युत वाहक बल आपस में एड अप हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स मान लीजिए
हम लोग इसको ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं जैसे मैं बनाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 4 सेल बना रखी है ना, आपको समझाने के लिए। आप चाहे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये पहली सेल की बड़ी वाली लाइन मतलब पॉजिटिव सिरा, दूसरी वाली छोटी लाइन निगेटिव सिरा, दूसरी वाली सेल की छोटी वाली लाइन निगेटिव सिरा, ये पॉजिटिव सिरा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, यहां मैंने आंतरिक प्रतिरोध नहीं बनाए हैं। वही बात है कि मेरा पर्पस प्रतिरोध दिखाना नहीं है, मेरा पर्पस ये दिखाना है कि सेम पोलैरिटीज को जोड़ रहा हूं या अपोजिट पोलैरिटी को हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पे सेम पोलैरिटी जुड़ रही है, पहली सेल का निगेटिव दूसरे सेल के निगेटिव से, दूसरी सेल का पॉजिटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव से, तीसरे सेल का निगेटिव चौथे सेल के निगेटिव से, इसी तरह से जुड़ रहा है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें आपको कुल विद्युत वाहक बल निकालना है। सबसे पहले मान लेते हैं पहली वाली सेल का विद्युत वाहक बल है E1, दूसरी वाली सेल का विद्युत वाहक बल है E2, तीसरी वाली सेल का विद्युत वाहक बल है E3 और चौथी वाली सेल का विद्युत वाहक बल है E4, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब देखिए, आप किसी भी एक तरफ से चलिए, किसी भी एक साइड से चलिए। मान लीजिए ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया B, ठीक है। आप किसी भी एक तरफ से चलिए। हम एक तरफ से चलना शुरू करते हैं, A साइड से मूव करना शुरू करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे मेरे जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको समझिएगा, ठीक, कि किस सेल के विद्युत वाहक बल को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और किस सेल के विद्युत वाहक बल को निगेटिव लेंगे। इसका एक क्राइटेरिया होता है जो मैं बोलने जा रहा हूं। पहले आप कोई भी एक साइड चूज कर लीजिए, चाहे आप सिरे A की तरफ से चलना शुरू करिए, चाहे आप कॉर्नर B की तरफ से चलना शुरू करिए। चलिए, मैं कॉर्नर A की तरफ से ही चलना स्टार्ट करता हूं। यहां से हम लोग चलेंगे, पहली कौन सी सेल मिल रही है, E1। अब ये देखना है कि E1 का साइन पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव। तो देखिए, पहले तो यहां लिखेंगे E1, ठीक है। टोटल कुल विद्युत वाहक बल बराबर कितना होगा, पहले लिखे, पहली सेल पड़ी, उसका विद्युत वाहक बल है E1। अब E1 पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कैसे पता चलेगा। देखिए, आप A से चल रहे हैं, जब आप A से चल रहे हैं तो पहले कौन सी प्लेट पड़ रही है, पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ रही है। उसके आगे बढ़ेंगे, बाद में कौन सी प्लेट मिलेगी, निगेटिव प्लेट मिलेगी। तो दोस्तों, जब हम लोग किसी सेल को क्रॉस करते हैं, सेल के अंदर गति करते हैं, तो जिस वाले टर्मिनल पर हम लोग फाइनली पहुंचते हैं उसका साइन लेते हैं। हम लोग को पहले पॉजिटिव प्लेट मिली, जब आगे बढ़े तो फिर कौन सी प्लेट मिल रही है, निगेटिव प्लेट मिल रही है। तो हम लोग क्या साइन लेंगे, E1 का साइन लेंगे, निगेटिव। तो E1 का साइन हो गया निगेटिव। फिर फर्स्ट वाली सेल को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी सेल मिल रही है। दूसरी सेल में पहली प्लेट कौन सी है, निगेटिव, दूसरी प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव। जब आप दूसरी सेल को क्रॉस करेंगे, निगेटिव प्लेट को क्रॉस करके जिस प्लेट पर जा रहे हैं वो प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट। तो यहां पे E2 का साइन कैसा लेंगे, E2 का साइन लेंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, अब E2 को क्रॉस करके और आगे बढ़ेंगे तो अगली सेल कौन सी मिल रही है, E3 E3 की पहली प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव। और जब आप E3 को क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव प्लेट से होते हुए किस में जाएंगे हम लोग, निगेटिव प्लेट में जाएंगे। और निगेटिव प्लेट पर जा रहे हैं तो E3 का साइन कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो E3 फिर से निगेटिव हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जब आप फिर यहां से चलना शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा, आप E4 को क्रॉस करेंगे। E4 में पहले कौन सी प्लेट मिल रही है, निगेटिव। और जब E4 को क्रॉस करेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं। देखिए, इधर से चलना शुरू किया, पहले मिली निगेटिव प्लेट, आगे बढ़े मिली पॉजिटिव प्लेट। तो जिस प्लेट पर जाते हैं उसका साइन हम लोग उसी का साइन लेते हैं। तो E4 का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि E4 में हम निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर जा रहे हैं, जिस प्लेट पर जाते हैं उसका साइन लेते हैं, ठीक है। तो E4 का साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, ये देखिए, अब यहां से दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पे मैंने किया क्या है, यहां कुल विद्युत वाहक बल जो है वो -E1 + E2 -E3 + E4 आ रहा है। इसका मतलब ये चारों लोग आपस में ऐड नहीं हो रहे हैं, ये चारों लोग आपस में ऐड नहीं हो रहे हैं, केवल E4 और E2 ऐड हो रहे हैं, बाकी E1 E3 माइनस हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे जो रिजल्ट आएगा, E की वैल्यू आएगी वो कम आएगी। मतलब अगर आप श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा विद्युत वाहक बल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको ऐसा जोड़िए कि पहली सेल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरी सेल का निगेटिव तीसरी सेल के पॉजिटिव से, ऐसे जुड़ा हो। अगर अपोजिट पोलैरिटी नहीं जोड़ेंगे, जैसे यहां जोड़ा है, अगर अपोजिट पोलैरिटी नहीं जोड़ेंगे, उल्टा काम कर दिया, सेम पोलैरिटी जोड़ने लगे, ठीक है, अगर सेम पोलैरिटी जोड़ने लगेंगे तो जो विद्युत वाहक बल आएगा वो कम आएगा। मतलब ऐसे इस तरह का कॉम्बिनेशन जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है,
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत वाहक बल जो मिलना चाहिए वो बढ़ के नहीं बल्कि कम हो जा रहा है। तो फायदा क्या है, हमें ज्यादा ईएमएफ चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा ईएमएफ के लिए तो हम लोग सेल जोड़ते हैं ज्यादा। और अगर हमने ऐसी बेवकूफी करी है तो ईएमएफ ज्यादा मिलने की बजाय वो तो कम हो गया, फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, तो हमेशा इस तरह से हम लोग सेल को जोड़ेंगे, ना कि इस तरह से। अब इसका मतलब दोस्तों ये भी नहीं है कि ये गलत है, गलत नहीं है, जोड़ दीजिए, आपका सर्किट चलेगा। आप सेल को ऐसे जोड़ेंगे, आपका सर्किट काम करेगा, करंट फ्लो होगी। लेकिन दोस्तों हम लोग अपनी तरफ से ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस में डायग्राम बन के आएगा, उसमें ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, तो मेरी ये बात ध्यान रखिएगा कि वहां पे ये क्राइटेरिया यूज करना है कि सेलों के अक्रॉस हम लोग चलना शुरू करेंगे। सेल की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जब जाएंगे तो दूसरी प्लेट जैसी होगी वैसा साइन लेंगे। अगर दूसरी प्लेट निगेटिव है तो निगेटिव साइन लेंगे ई का, अगर दूसरी प्लेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेंगे ई का। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और ये जो मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पे हमने n नंबर ऑफ सेल्स लगा रखी हैं। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, यहां पहली सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा है, दूसरे सेल का निगेटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा है, तीसरे सेल का निगेटिव आगे आने वाली चौथी सेल के पॉजिटिव से जुड़ेगा, इसी प्रकार चलता रहेगा। और जब सेल ऐसे जुड़ी होती हैं कि उनकी अपोजिट पोलैरिटीज आपस में ऐड होती हैं, अपोजिट पोलैरिटी आपस में टच कर रही होती है, तो इस केस में सारे ईएमएफ ऐड अप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल। आप खुद समझिए, अगर दो सेल होती तो E प्लस ई मतलब 2E आता, अगर तीन सेल होती तो E प्लस ई प्लस ई 3E आता, 4 सेल होती तो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई 4E आता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे n सेल है तो कितना आएगा, E प्लस ई प्लस ई, ऐसे करके हम लोग जोड़ते जाएंगे। और कितनी बार जोड़ेंगे, n टाइम्स जोड़ेंगे। और जब n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, n ही नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं वही लिख रहा हूं, Ne। ठीक, ये तो कुल विद्युत वाहक बल हो गया। अब हम निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने से पहले हम ये निकालेंगे कि सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है। ठीक, सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध ये हो गया। अब परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध नहीं, मतलब अगर परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को और ये बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देंगे, वो हो जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। यहां पे सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे, तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, R प्लस R प्लस R, इसी प्रकार हमने जोड़ दिया। तो पहला प्रतिरोध है R, दूसरा प्रतिरोध है भी है R, और तीसरे सेल का प्रतिरोध भी है R। इसी तरह से चलता चलेगा, और ये भी कितने टाइम्स जुड़ेगा, n टाइम्स जुड़ेगा। और जब R प्लस R करके दोस्तों हम लोग n टाइम्स तक एड अप करेंगे तो जो मिलेगा वो कितना आएगा, NR आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NR, इसलिए यहाँ पे लिखा था। ठीक, अब हमें परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, NR प्लस एक्सटर्नल कितना है, कैपिटल R, इसको ऐड अप कर दीजिए। ठीक, ओके। अब देखिए इतना हमें समझ में आ गया, हमारे पास कुल विद्युत वाहक बल मिल गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध मिल गया है, धारा निकालनी है, क्या करेंगे, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध कर देंगे। ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। परिपथ में कुल धारा हमने मान लिया कितनी है, कैपिटल I है, तो कैपिटल I इज इक्वल टू, और दोस्तों हम लोग यहाँ कैपिटल I ही लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल I नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल I मैंने चैप्टर शुरू करने के शुरुआत में बताया था। स्मॉल I का मतलब क्या होता है, स्मॉल I का मतलब होता है कि हम प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हैं जो कि हमारे घरों में आती है। ठीक, हमारा पर्पस अभी उससे नहीं है, हम यहाँ कौन सी धारा पढ़ रहे हैं, दृष्टि धारा, मतलब डीसी। तो डीसी हमें कहां से मिलती है, सेलों और बैटरी से मिलती है। तो सेल या बैटरी से जो हमें करंट मिलती है वो डीसी होती है, और डीसी को हम लोग कैपिटल I से लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा काम डीसी करंट पे हो रहा है, डीसी पे हो रहा है, इसलिए हम इसे कैपिटल I लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए कुल विद्युत वाहक बल कितना है, Ne, और प्रतिरोध कितना है, NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब आइए इसमें हम कुछ केस लगाएंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2। सपोज करिए दोस्तों, अगर NR का मान जो है वो कैपिटल R से बहुत ज्यादा हो जाए, इसका मतलब सिंगल टाइम्स ऐसे लगाओ, तो इसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन, अगर डबल टाइम लगाओ तो मतलब मच ग्रेटर देन। ठीक है, तो अगर NR इज मच ग्रेटर देन, इफ NR इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तब देखिए क्या क्या कंडीशंस होगी। समीकरण 1 को देखिए, यहां से
इसको मैं लिख सकता हूं I इक्वल, एक बात समझिएगा आप, ठीक है, अगर NR बहुत बड़ा है R की तुलना में तो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ पहली संख्या है, 1 करोड़ दूसरी संख्या है 1। अगर 1 करोड़ में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 करोड़ में 1 को जोड़ने पर आएगा 1 करोड़ 1। अब बताइए 1 करोड़ 1 का मान करीब करीब 1 करोड़ के बराबर ही तो है। वही काम तो यहां हो रहा है, पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से बहुत बड़ी है, ऐसे ही तो कुछ यहां भी हो रहा है। NR पहली संख्या कैपिटल R दूसरी संख्या से बहुत बड़ी है। जब किसी बहुत बड़ी संख्या में बहुत छोटी संख्या को जोड़ा जाता है तो जो आता है वो करीब करीब उसी बहुत बड़ी संख्या के बराबर होता है। छोटी संख्या को जोड़े घटाएं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, कोई इतना चेंज नहीं आएगा कि आप उसे समझ सके, बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही हल्का सा चेंज आएगा, ठीक है। तो वही चीज है। तो यहां पे मेरे कहने का मतलब है NR में अगर R जोड़ भी देंगे तो जो आएगा वो कितना, वो लगभग किसके बराबर होगा, NR के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने NR प्लस कैपिटल R की जगह NR लिख दिया है, ठीक, और ऊपर NE एज इट इज रहेगा। अब देखिए N से N कट जाएगा और I बराबर कितना आएगा, I बराबर आएगा E अपॉन R। और देखिए दोस्तों यहां पे फिजिक्स आपको वार्निंग देती है। वार्निंग इसलिए दे रही है क्योंकि समझिए, ठीक है, अगर आपने ऐसा किया, जिन सेलों को हम जोड़ने जा रहे हैं उन सेलों को हमने देखा नहीं है, उन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इतना ज्यादा था कि वो कैपिटल R की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो जब NR करेंगे तो NR की वैल्यू R से बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर ऐसा केस हो गया तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं। फिजिक्स कहती है ऐसे केस में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है दोस्तों, हम लोग ढेर सारी सेल क्यों लगाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट मिले ना, इसलिए तो लगाते हैं। बिल्कुल सही, यहां पे आप 50, 60, 100 सेल लगा लीजिए, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा है। करंट तो हमें उतनी ही मिल रही है ना जितनी हमें एक सेल से मिलती है, मतलब एक सेल भी हमें जितनी करंट दे रही है 50, 60 या 100 सेल मिलके भी लगभग उतनी ही करंट दे रही है। तो फायदा क्या है, क्यों यूज करें हम 50, 60 सेल, फालतू में सेलों का मतलब आपको कॉस्टली पड़ेगा और सभी सेलों की पावर कंज्यूम होगी, सब लोग एक साथ ही डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका फाइनेंशियल लॉस भी होगा और ये किसी बेवकूफी से कम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस बात को प्रूफ मिल रहा है, ठीक। सपोज करिए अगर कोई सेल ना होती, ये सेल अकेली होती, तो भी आपको करंट कितनी मिलती, I इज इक्वल टू E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही तो होता। ये वाला फॉर्मूला दोस्तों मैंने लास्ट सेशन में प्रूफ कराया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर स्मॉल r का मान कैपिटल R से बहुत बड़ा है तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता N अपॉन R। अगर स्मॉल r का मान बहुत बड़ा है कैपिटल R से तो हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, सिंपल E बाई R आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ये देखिए, ठीक है। तो वही चीज है ना, एक सेल से मिलने वाली धारा जितनी है उतनी ही धारा संयोजन से मिल रही है, मतलब एक सेल भी हमें उतनी करंट दे रहा है, 50, 60 सेल मिलके भी उतनी करंट दे रहा है। तो फायदा क्या है, इसका मतलब हम ऐसे केस में, ऐसा केस मतलब अगर सेल का विद्युत वाहक बल अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध वायु प्रतिरोध से बहुत ज्यादा होगा तो उनको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे, ठीक, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, उतनी करंट मिल रही जितनी हमें एक अकेली सेल दे रही थी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला केस। अब हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे दूसरे सेल की ओर और दूसरे केस। अब केस हमने उल्टा कर दिया, अगर NR की वैल्यू कैपिटल R से बहुत कम होगी तब केस क्या होगा, तब कुछ मामला अलग ही होगा। देखिए अब वही बात आ गई, अब कैपिटल R बहुत बड़ा है, स्मॉल r बहुत छोटा है, तो हम लोग समीकरण 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्मॉल NR बहुत छोटा है, कैपिटल R बहुत बड़ा है, तो वही बात होगी ना कि बहुत बड़ी संख्या में जब बहुत छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो लगभग उसी बहुत बड़ी संख्या के बराबर होगा। छोटी संख्या को जोड़ने ना जोड़ने से कोई फर्क नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो मैंने NR प्लस कैपिटल R को कैपिटल R के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखिएगा जरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, अब इसको देखिएगा और समझिए ये क्या बोल रहा है, E बाई R है क्या, E बाई R मतलब एक सेल से, किसी भी एक सेल से मिलने वाली धारा, ठीक है। और क्या यहां जो मैंने I लिखा है वो क्या है, वो संयोजन से मिलने वाली कुल धारा है। तो ये समीकरण भी ये बता रहा है कि पूरे संयोजन से मिलने वाली कुल धारा, पूरे संयोजन से मिलने वाली कुल धारा जो है वो प्रत्येक सेल से मिलने वाली धारा की n गुनी है,
यानी अब फायदा है, अब हमें फायदा है। ठीक, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम 100 सेल लगाएंगे तो जो परिपथ में पूरे संयोजन में जो कुल धारा मिलेगी वो एक सेल से मिलने वाली धारा की 100 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम जिन सेलों को जोड़ने जा रहे हैं पहले चेक करेंगे कि कहीं उनका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा होगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। केस 1 कह रहा है अगर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से कम हुआ तब तो जोड़ेंगे, क्योंकि तब हमें फायदा होगा। केस नंबर 2 कह रहा है। ठीक है, चलिए तो केस 1 और केस 2 में इतनी बात थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके नेक्स्ट टाइप की ओर, यानी हम लोग ये जानेंगे कि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो जैसे हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते थे बिल्कुल वही काम किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ढेर सारी सेलों को जोड़ रखा है। अब हर सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो सेल के बगल में मैंने आंतरिक प्रतिरोध को भी बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको दिख रहा होगा 5 सेल जोड़ी है। ठीक है, तो 5 नहीं है, यहाँ पे देखिए चौथे ब्रांच में जो मैंने यहाँ पे सेल जोड़ी है वो डॉटेड लाइन से बनाया है। और डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि इसके आगे और ढेर सारी सेल जुड़ी होगी, मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स जो होंगी वो आपस में कनेक्टेड होंगी। ठीक है, अब देखिए पहली सेल जो है उसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। दूसरी सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। तीसरी सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। चौथी का भी E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। इसी तरह से जितनी सेल होगी सबका सेम है। ठीक, जैसे हमने पहले वाले केस में किया था, बस अंतर इतना है वो सब श्रेणी क्रम में थे, ये सब समांतर क्रम में है। ठीक, ओके। अब देखिए समांतर क्रम में हम लोग ने प्रतिरोध भी जोड़ा है। समांतर क्रम में जब प्रतिरोध दोस्तों हम लोग जोड़ते थे तो हर एक प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभव पतन आता था वो बराबर होता था। और मैंने आपसे कहा भी था प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ाते समय मैंने कहा था कि अगर हम लोग समांतर क्रम में चाहे जितने प्रतिरोध जोड़ लें सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभव पतन बराबर होगा। ठीक है, या यूं कहें तो मैंने आपसे बताया था कि याद रखिए समांतर क्रम में विभव बराबर होता है और श्रेणी क्रम में धाराएं बराबर होती है सभी प्रतिरोधों में। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का विद्युत, पहली सेल का विद्युत वाहक बल E है, दूसरे का E है, तीसरे का E है, चौथे का E, ऐसे सबका E है। तो टोटल विद्युत वाहक बल जो मिलेगा, कुल विद्युत वाहक बल वो कितना होगा, वो भी केवल E होगा। ठीक, तो कुल विद्युत वाहक बल है। अब कुल प्रतिरोध की बात करते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं। देखिए यहाँ प्रतिरोध समांतर क्रम में है। आपको पता है समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते समय हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश डैश करके अप टू 1/rn, मतलब जितने प्रतिरोध हो सबको जोड़ेंगे। यहाँ पे n प्रतिरोध हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले सेल का प्रतिरोध कितना है 1/r, पहले सेल का प्रतिरोध है r, तो 1/, में लिखते ना 1/, प्रतिरोध लिखते तो 1/r लिख दिया। दूसरे सेल का प्रतिरोध कितना है, दूसरे सेल का प्रतिरोध भी है r, तो फिर से लिखेंगे 1/r। ऐसे तीसरे सेल का, और ऐसे ही ये चलता जाएगा कहां तक, n टाइम्स तक चलेगा। ठीक है, 1/r n टाइम्स तक चलेगा। और 1/r अगर 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इधर समझ लीजिए 1/r प्लस 1/r को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2/r आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोग 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/r आएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा n/r आ जाएगा। ठीक है, ये 1/R इज इक्वल टू n/r आ जाएगा। अब यही चीज है। ठीक, अब यहां मुझे लेकिन 1/r की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें कैपिटल R की वैल्यू चाहिए। रिवर्स कर दीजिए, कोई बात नहीं, कितना आ जाएगा, स्मॉल r अपॉन में स्मॉल n। ठीक, चलिए भाई, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, स्मॉल r बाई n। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें कुल विद्युत वाहक बल मिल गया है, कुल आंतरिक प्रतिरोध मिला है दोस्तों, अभी परिपथ का कुल प्रतिरोध नहीं मिला। अब करना क्या होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध आपको मिल गया है, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में है ना, बिल्कुल। इन सब का समांतर क्रम प्रतिरोध जो आया है वो कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में होगा। तो कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध को कैपिटल R से एड अप करेंगे, सम अप करेंगे। ठीक है, जोड़िए इसको। ठीक है, अब देखिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल पता है हमें, कुल प्रतिरोध पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, परिपथ में आने वाली कुल धारा। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे,
और जैसे हमने वहां पे हमने 2 केस लगाए थे दोस्तों, यहां हम लोग 2 केस के अलावा हम लोग एक अलग से एक केस पढ़ेंगे, तीसरा केस, ठीक है, वहां कुछ अलग काम होगा। तो पहले हम लोग 2 केस देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ केस लगाएंगे। पहला केस, केस 1, ठीक है, बिल्कुल सेम है। देखिए करना कुछ नहीं है, वही बात है कि अगर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बहुत ज्यादा हो जाए तो, ठीक। या फिर सुनिए दोस्तों, अभी हमने जो समीकरण 1 बनाई है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम लेंगे दोस्तों, ये n जो है वो कैपिटल आर के पास चला जाएगा और n ऊपर शिफ्ट होके n e के पास चला जाएगा, तो ये कुछ आ जाएगा n e, या रुकिए मैं अलग से लिख देता हूं, i इज इक्वल टू e अपॉन में r प्लस एन आर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए भाई केस 1, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा केस 1 देखिए, यदि स्मॉल r का मान बहुत बड़ा हो जाए किससे, एन आर से या फिर आर से, ठीक है, चलिए एन आर लिख देते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए वही बात आ गई, कैपिटल आर बहुत बड़ा हो गया, सॉरी स्मॉल आर बहुत बड़ा हो गया और एन आर छोटा हो गया। बहुत बड़ी संख्या में बहुत छोटी संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा जो बड़ी संख्या थी, लगभग वही आएगा, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। तो i इज इक्वल टू, यदि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन एन आर, तो तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू एन ई अपॉन में स्मॉल आर। और यहां से देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, i इक्वल n टाइम्स e बाई आर, ठीक, बिल्कुल सही। यानी कि यहां पे एक चीज हमें समझ में आई कि अगर स्मॉल आर होगा यहाँ पे, अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध वाय प्रतिरोध से बहुत ज्यादा है तो हम लोग उसको श्रेणी क्रम में वहां पे नहीं जोड़ रहे थे, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो पहला केस था वो यही था, ठीक है। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध वाय प्रतिरोध से बहुत ज्यादा है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं था, परंतु समांतर क्रम में जोड़ने में फायदा है दोस्तों। देखिए अगर आप इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो परिपथ में मिलने वाली कुल धारा का मान प्रत्येक सेल से मिलने वाली धारा का n गुना होगा। जितनी ज्यादा सेल लगाएंगे उतना गुना धारा हमें ज्यादा मिल जाएगी परिपथ में, और ये हमारे लिए अच्छा ही है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये पहला केस हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड केस, सेकंड, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखिए, अब मान लीजिए मामला उल्टा हो जाए, ठीक है, स्मॉल आर छोटा हो जाए और n इंटू कैपिटल आर ये रहा वो बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, तब देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट आएगा कि बहुत बड़े नंबर में बहुत छोटा सा नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो आएगा वो बड़े वाले नंबर के लगभग बराबर ही होगा, काफी क्लोज होगा, ठीक है। तो यही काम मैं यहाँ करने जा रहा हूं, एन आर में स्मॉल आर जोड़ेंगे तो जो आएगा वो एन आर के बराबर होगा, ठीक। देखिए क्या आता है, आई इक्वल ऊपर जो है एन ई उसको एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एन आर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एन से एन कट जाएगा और जो आएगा वो कितना होगा, आई इक्वल ई अपॉन में कैपिटल आर, ठीक। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, सपोज करिए अगर इसमें सारी सेल ना लगी होती, ये चारों ना होती, केवल इकलौती सेल होती, तो इकलौती सेल से पूरे परिपथ में आने वाली धारा कितनी होती, आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यही होता ना। लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए सेकंड वाले केस में हमने क्या लिखा है, सेकंड वाले केस में हम लोग वो केस कंसीडर कर रहे हैं, वो केस पढ़ रहे हैं जिसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, कैपिटल आर की तुलना में। अगर स्मॉल आर बहुत छोटा होगा तो यहाँ पे निग्लेक्ट कर सकते हैं स्मॉल आर को, ठीक है। स्मॉल आर को निग्लेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, मिलने वाली धारा आई इज इक्वल टू ई अपॉन में कैपिटल आर आएगा, है ना, बिल्कुल। और देखिए जब ये ई अपॉन कैपिटल आर आएगा वही चीज आ गई, मतलब अगर समांतर क्रम में जैसे मैंने 5 सेल या जितनी भी सेल जोड़ रखी है इन सबको हटा के केवल एक सिंगल सेल लगा दें तो वो अकेली सेल परिपथ में इतनी धारा भेजेगी, वो भी तब जब उसका आंतरिक प्रतिरोध वाय प्रतिरोध से काफी कम होगा, ठीक है। तो यहां देखिए अगर ऐसा केस है कि आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, वाय प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो वहां श्रेणी क्रम में जोड़ने पर फायदा हो रहा था, धारा n गुनी मिल रही थी। लेकिन यहां कोई फायदा नहीं है, यहां पे हमें संयोजन से सभी सेलों से मिलाकर मिलने वाली कुल धारा जो है वो लगभग उतनी ही प्राप्त हो रही है जितनी कि हमें एक सेल से मिलती, तो फायदा नहीं है जोड़ने का, ठीक। तो
टोटल दोस्तों निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर सेलों का विद्युत वाहक अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ने पर फायदा होगा। इसका जस्ट रिवर्स, ठीक है, अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो समांतर क्रम में जोड़ने से फायदा नहीं होता, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो निष्कर्ष हो गए। अब हम लोग एक यूनिट टॉपिक पढ़ेंगे, इसी का केस एक्चुअली केस 1 केस 2 वो थोड़ा सा अलग हटके है केस 3, ठीक, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारे साथ ऐसा भी तो हो सकता है, जैसा कि हम लोग यहाँ केस 3 में पढ़ने वाले हैं, हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि हमने जितनी भी सेल जोड़ के रखी है, ठीक है, इसको मैं n कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं n कर देता हूं बिकॉज n नंबर ऑफ सेल होगी यहाँ पे, ठीक है, इसको n कर दे रहा हूं, इसको भी n और इसको भी n। ये nवी सेल है, n कुछ भी हो सकता है ना दोस्तों, 50-60 बहुत लार्ज नंबर में भी सेल हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 2 या 3 सेल जोड़ के काम चल जाएगा हमारा, ठीक है, तो जितनी भी हो सकती है हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये nवी सेल है, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमने जितने भी सेल को जोड़ रखा है सबका विद्युत वाहक बल अलग अलग है, सबका आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग है। पहले वाले सेल का विद्युत वाहक बल E1 आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे का E2 R2, तीसरे का E3 R3, चौथे का E4 R4 और nवे का En Rn, ठीक है। पहली वाली सेल परिपथ में कितनी धारा भेज रही है? I1। दूसरी वाली सेल परिपथ में कितनी धारा भेज रही है? I2। तीसरी वाली I3, चौथी वाली I4 और nवी सेल जो है वो In। आपको पता है ना कि समांतर क्रम में हर सेल के द्वारा भेजी गई धाराओं को अगर हम जोड़ देंगे तो परिपथ में आने वाली कुल धारा मिल जाएगी। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि परिपथ में कुल धारा इस समीकरण में रख देंगे और फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो हम देखना चाह रहे थे कि हमें टोटल करंट कितनी मिलेगी। ठीक है, चलिए अभी मैं पहले वाली सेल को देखता हूं, केवल इस सेल को देखिए, इस सेल को देखिए, बाकी सबको भूल जाइए। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि V इज इक्वल टू E माइनस का I इंटू R, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक, तो जरा पहले वाले सेल पे लगाइए, पहले वाले सेल के लिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा R1, ठीक, और यहाँ पे ये है V1, ठीक, और सभी के लिए V बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे समांतर क्रम में है, सबके लिए V बराबर होगा। अच्छा, अब इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं I1 इंटू कैपिटल R में, ठीक है, और यहां से मैं लिख सकता हूं E1 माइनस I इंटू R1, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां से जरा इसकी वैल्यू निकालिए I1 की, तो I1 कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा E1 माइनस I R1 डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी, यहां रख दीजिए। ठीक है, तो पहली सेल के लिए, ठीक है, पहली सेल के लिए I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस का I इंटू R1, ठीक है, अपॉन में कैपिटल R। अब देखिए दोस्तों, जैसे पहली सेल के लिए निकाला है मैंने, वैसे ही आप दूसरी सेल के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एनालॉजी लगाइए और आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी। इसी तरह से आप I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, I4 की वैल्यू निकाल सकते हैं और nवे सेल के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे nth सेल के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा IN इक्वल EN माइनस IRN डिवाइडेड बाई R। I1, I2, I3, I4 और IN सबकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, I1, I2, I3, I4 तथा IN का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा। ठीक, I1 की वैल्यू कहाँ रही, ये है। ठीक है, ये हो जाएगा E1 माइनस IR1 डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा E2 माइनस IR2 अपॉन में स्मॉल r। ठीक, इसी तरह से R3 रखते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I3 की वैल्यू इसी पे बिहाफ पे हम लोग बना सकते हैं, I3 इज इक्वल टू E3 माइनस का IR3 अपॉन में
कैपिटल आर, ठीक है। और E4 की वैल्यू यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं रख नहीं रहा हूँ। E4 क्या बन जाएगा, E4 इज इक्वल टू, अरे I4 क्या हो जाएगा, I4 इज इक्वल टू E4 माइनस का I इंटू R4 अपॉन में कैपिटल आर, ठीक है। खैर मैं लास्ट वाले टर्म की वैल्यू रखता हूं, IN इक्वल EN माइनस का I इंटू RN अपॉन R, EN माइनस का I इंटू RN डिवाइडेड बाई R, ठीक है। चलिए भाई अब इसको सेपरेट करिए जरा, ठीक है। कितना हो जाएगा, I इक्वल E1 अपॉन में R, ठीक है। और यहां से यहां ये भी टर्म एलसीएम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहां से भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E2 अपॉन में R प्लस यहां से E3 अपॉन R, ठीक है। और यहां से E4 अपॉन R ऐसे करके आता रहेगा। और लास्ट वाला टर्म कितना आएगा, EN अपॉन R, EN अपॉन में कैपिटल R, ठीक है। ये तो बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब एलसीएम सेपरेट किया तो E1 अपॉन कैपिटल R माइनस I R1 अपॉन कैपिटल R। तो अब ये वाले टर्म लेंगे जो I के साथ लिखे हैं, वो वाले टर्म हम लोग अब लेंगे। और देखिए दोस्तों सभी में माइनस आ रहा है तो मैं माइनस कॉमन निकाल के अंदर वाले सारे टर्म को प्लस कर दूंगा, ठीक। या अभी नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए ऐसे लिखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितना हुआ, माइनस का I R1 अपॉन में कैपिटल R, यहां से निकला, यहां से कितना निकलेगा, माइनस I R2 अपॉन में कैपिटल R प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस में ना सब, ठीक है। I3 वाला देखिए, I R3 अपॉन में कैपिटल R, ठीक है। इसी तरह से चलता जाएगा और लास्ट में कितना आएगा, ये आएगा माइनस, यहां पे देखिए दोस्तों माइनस और हाइफन में कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहां डॉट डॉट बना दे रहा हूं, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म कितना होगा, लास्ट वाला टर्म होगा माइनस का I RN डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ठीक है। देखिए सब में माइनस है, सब में I है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा I इक्वल, यह काम करते हैं, दो काम एक साथ कर लेते हैं दोस्तों, ये सारे माइनस वाले को इधर बुला लेते हैं, ठीक है। और इस वाले I के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I प्लस ये हो जाएगा I और अंदर कितना बनेगा, R1 अपॉन में कैपिटल R प्लस R2 अपॉन में कैपिटल R प्लस R3 अपॉन में कैपिटल R। और ऐसे चलते चलते ये वाला टर्म लास्ट में बचेगा, इसमें से मैंने I कॉमन ले लिया और कितना बचेगा, RN अपॉन में कैपिटल R, ठीक। ये इतना यहां पे हो गया और इधर ये इस तरफ चला गया, राइट हैंड साइड केवल E वाले टर्म्स बचेंगे। कितना आएगा, E1 अपॉन में कैपिटल R प्लस E2 अपॉन में कैपिटल R प्लस E3 अपॉन में कैपिटल R और एंड सो ऑन अप टू EN अपॉन में कैपिटल R, ठीक है। चलिए भाई इतना आ गया। अब अगले टर्म में ये I भी कॉमन आ जाएगा, ठीक। और इस I की मुझे वैल्यू निकालनी है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड केस की ओर। देखिए दोस्तों समांतर क्रम संयोजन में दो केस हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड केस इसलिए थोड़ा सा अलग है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां भी मैंने सभी सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप यहां देख पा रहे होंगे एक विशेष चीज जो कि पहले वाले सेकंड केस में या फर्स्ट केस में नहीं थी, ठीक है। यहां क्या है, देखिए यहां पे हमारा जितने भी सेल लगे हैं सभी सेलों के विद्युत वाहक बल अलग अलग हैं, ठीक है। और सभी सेलों के प्रतिरोध जो है, आंतरिक प्रतिरोध वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। अब मुझे इनके ऊपर काम करना है और मुझे ये देखना है कि भाई इसमें टोटल करंट कितनी आ रही होगी, मुझे I की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो ज्यादा कब होगी, कम कब होगी, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एक बार जान लीजिए, भले सभी का विद्युत वाहक बल अलग अलग हो लेकिन दोस्तों टर्मिनल विभवांतर सबका सेम आएगा, ठीक है। अब इसको लेके हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल कितना है। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि परिपथ में कुल करंट कितनी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, हमने माना कि पहली सेल है उसका विद्युत वाहक बल E1 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है और वो सेल परिपथ में कितनी धारा भेज रही है, I1। इसी तरह से दूसरी सेल कितनी धारा भेज रही है, I2, तीसरी सेल I3, चौथी सेल I4 और nवी सेल IN, ठीक है। अब यहां से पांचों धाराएं, एक्चुअल 5 बोल रहा हूं लेकिन क्योंकि 5 दिखी है वैसे n है, ठीक है। सभी धाराएं मिलकर इस पॉइंट पर आके इकट्ठा हो जाएगी और फिर बाहर की ओर
प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब अगर देखें कि परिपथ में कुल धारा कितनी है, तो परिपथ में मिलने वाली कुल धारा I का मान जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डैश डैश IN के बराबर हो जाएगा। ठीक, परिपथ में कुल धारा परिपथ में कुल धारा I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश डैश अप टू IN। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब मुझे करना केवल इतना काम है कि हर एक सेल के लिए इंडिविजुअली, हर एक सेल के लिए I1, I2, I3, I4 ऐसे करके IN सबका मान निकाल के यहाँ पे पुट कर देना है, बस इतना सा काम करना है मुझे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले सेल के लिए। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग इसको थोड़ा, जैसे पहले केस में हमने निकाला था, पहले और दूसरे केस में इसी समांतर क्रम संयोजन के केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में हमने सेल का कुल विद्युत वाहक बल अलग निकाला था और सबका प्रतिरोध अलग निकाला था और फाइनली उसको डिवाइड किया था। यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, लेकिन सबका विद्युत वाहक बल अलग अलग है। ठीक है, हाँ, सबका टर्मिनल विभवांतर बराबर होगा क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है। ठीक, लेकिन मैं इसको इस अलग तरीके से इसलिए ट्रीट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ये सारी वैल्यूज अलग अलग है। ठीक है, उसमें भी हम लोग टोटल में लास्ट में क्या निकालते थे, कुल धारा। यहां भी हम लोग लास्ट में यही निकालेंगे कि अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है, तो परिपथ में मिलने वाली कुल धारा का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, अभी मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया था। ठीक है, सेल के विद्युत वाहक बल E में, विभवांतर V में और आंतरिक प्रतिरोध I में संबंध होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, I इंटू स्मॉल r। ठीक है भाई, चलिए अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, V की जगह हम I इंटू कैपिटल R लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है और I जो है, I वो परिपथ में मिलने वाली कुल धारा है। ठीक है, खैर मैं इस स्टेप को बाद में लिखूंगा क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलिए अभी इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करिए। ठीक है, पहली वाली सेल के लिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E1 माइनस का I1 R1। ठीक है, क्योंकि यहां पे R के साथ, आंतरिक प्रतिरोध के साथ जो मल्टीप्लाई में धारा लिखी होती है वो दोस्तों वो वाली धारा होती है जो प्रतिरोध से गुजर रही है। आप देखिए इस चित्र को ध्यान से, R1 से कौन सी धारा गुजर रही है, ये करंट I1 ही तो R1 से पास आउट हो रही है, यहां लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से मैं लिखूंगा I1 इंटू R1 इज इक्वल टू E1 माइनस का V। ठीक है, और इसको V की जगह मैं लिख सकता हूं E इंटू R। ठीक है, चलिए, और यहां से हम ये भी कर सकते हैं, यहां से I1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में पूरा R1 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक, अब इसी तरह से हम बाकी सबकी वैल्यू निकाल के पुटअप कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग I1 इक्वल कितना निकल के आ रहा है, इसी प्रकार दूसरी सेल के लिए। ठीक है, दूसरी सेल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, I2 इक्वल E2 माइनस का I इंटू R डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, ये दूसरी सेल की बात हो गई। तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, छठी सेल ऐसे करके निकालते रहेंगे, लेकिन इतना फालतू का काम नहीं करना है। अब हम लोग पहली सेल दूसरी सेल के निकाल चुके हैं, अब हम लोग सीधा बात करेंगे एनवी सेल के लिए। ठीक है, ठीक है, एनवी सेल के लिए अब करना कुछ नहीं है, I1, I2 इसी तरह से I3, I4 सबका मान निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे मान रखते हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक, राइट हैंड साइड में ये रहा I1 की जगह पे इतना मान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉन में R1, R2, R3 आ रहा है, इन सबको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। ठीक, यहाँ से आएगा E1 अपॉन R1, यहाँ से एलसीएम सेपरेट करेंगे E2 अपॉन R2। और दोस्तों देखिए, जब आप सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ से E1 अपॉन R1 निकला, E2 अपॉन R2 निकला, E3 अपॉन R3 निकला, यहाँ से EN अपॉन RN मिल गया। ठीक है, सारे टर्म्स खत्म हो गए। लेकिन जब आप सेपरेट करेंगे तो ये वाले टर्म्स ही तो बचेंगे, इधर से माइनस IR अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R2, इस तरह से टर्म्स बनने लगेंगे, तो मुझे इसे भी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब मैं इसे राइट डाउन करता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सारे टर्म्स निगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं। माइनस में IR डिवाइडेड बाई R1, माइनस में IR डिवाइडेड बाई R2, माइनस में IR डिवाइडेड बाई R3, माइनस, और यहां पे मैं डॉट डॉट लगा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और लास्ट में यहां से कितना निकलेगा, ये हो जाएगा IR डिवाइडेड बाय RN। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, ओके दोस्तों, अब मैं
इधर आ जाता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे हमारा अगला स्टेप क्या होगा, सब में आई आर कॉमन आ रहा है और सब में नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम लोग आई आर विद माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, आई इक्वल यहां से बनेगा E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस EN अपॉन में RN, ठीक है। चलिए अब यहां से कॉमन ले लीजिए जरा, माइनस में आई आर कॉमन लेते हैं, ठीक। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn, ठीक है। चलिए भाई अब इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहां पहले से आई मौजूद है और देखते हैं कैलकुलेशन क्या होता है। तो दोस्तों मैं इसको रफ करता हूं, आई ये रहा, अब ये वाला पूरा हिस्सा पोर्शन उधर चला जाएगा, तो इधर आके ये इधर माइनस में है, उस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का आई आर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश अप टू 1 अपॉन Rn, ठीक है। ओके, इक्वल E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और लास्ट में En अपॉन में Rn। चलिए अब यहां से I कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। I कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचेगा 1 प्लस R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डैश डैश 1 अपॉन Rn, ठीक है। ओके पे आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डैश डैश अप टू En अपॉन Rn, ठीक है। और लास्ट में अब समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है, केवल I की वैल्यू निकालनी है, इसको पूरा उठा के इसके अपॉन में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली I की जो वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी आने वाली है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने बस I की वैल्यू निकालने के लिए जितना कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में है उसको नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डैश डैश अप टू En अपॉन Rn डिवाइडेड बाय 1 प्लस R ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn, ठीक है। तो ये है टोटल करंट की वैल्यू। अब दोस्तों इसमें जितनी भी सेल होगी, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स 50 60 100 70 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और E1 E2 E3 की वैल्यू सबको इंडिविजुअल दी हुई होगी और कैपिटल R की वैल्यू आपको पता है, तो आप सबको यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में हमने जो भी पढ़ा इसके लिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।